बलरामपुर में रहने वाले आईएसआई आतंकी यूसुफ खान का मामला सामने आने के बाद प्रयागराज की हीर खान के मामले ने पुलिस के होश उड़ा दिए हैं। इन दो मामलों के सामने आने के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या आतंकी संगठन हिंदुस्तान में लोन वुल्फ अटैक की तैयारी कर रहे हैं। हीर खान के मामले में अभी आतंकी संगठनों से संबंध की जांच चल रही है, लेकिन जिस तरह से वो जहरीला जिहाद चला रही थी वो शक के दायरे में है। सवाल ये भी है कि आखिर क्या बात है कि एक मामूली लड़की जो हिंदू देवी देवताओं के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती थी, उसकी जांच अब एटीएस करेगी। हेलो एवरीवन, अस्सलाम को उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों होंगे ना? सबकी खैरियत पूछने वाली की अब खैरियत नहीं। पुलिस की गिरफ्त में देश में जहर घोलने वाली। इसी पूरी कहानी को आपको बताएं उससे पहले आप इस महिला को समझिए। हीर खान का जहर जिहाद देखिए। अब मारेंगे और मर जाएंगे। जागो मुसलमानों, मेरे मुसलमान के शेरों, मेरे मुसलमानों की शेरनियों, जागो जागो। जहर उगलती हीर खान। जो तुम्हें एक मारे उनके मुंह में तेजाब की बाल्टी लाकर फेंक दो। देश को जलाने की बात करने वाली नफरती जिहादी। जहाँ भी जाओ, जो भी मुसलमान लड़की लड़का, मुसलमान लड़के जो भी मस्जिद नमाज पढ़ जाते, अपनी अपनी पॉकेट में तेजाब की शीशी रख कर जाओ। अपने अपने पॉकेट में कोई हथियार रख के जाओ। कोई भी काफिर तुम्हें पीछे से आवाज दे, कुछ भी तुम्हें नुकसान हो, सीधा उनके मुंह पे तेजाब डालो। कभी हिंदुओं को गाली देती है तो कभी देश के प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री को अपशब्द कहती है। इतनी ही नफरत करते हो मोदी, इतनी ही नफरत करते हो योगी, तो क्यों नहीं हिंदुस्तान का दोबारा बंटवारा क्यों नहीं कर देते? हिंदुस्तान को दो टुकड़ों में बांट दो, एक मुस्लिम स्थान, एक हिंदुस्तान। जो हम आपको सुना सकते थे वही सुना रहे हैं। हीर खान के मन में इतना जहर भरा है कि हम उसे सुना नहीं सकते। ये न सिर्फ देश को गाली देती थी बल्कि हिंदू धर्म के देवी देवताओं को भी अपमानित करती थी। हिंदू देवताओं का नाम लेकर गाली गलौज का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करती थी और लोगों को उकसाने में जुटी थी। जब कई लोगों ने इसकी शिकायत करने की कोशिश की तो इसने गाली गलौज शुरू कर दिया और यहाँ तक कहा कि पुलिस इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चाहते ही हम पुलिस आए, हम चाहते हैं पुलिस केस हो, फिर उसके बाद देखो हम क्या करते हैं। लंबे वक्त से नफरत फैलाने वाली ये महिला पुलिस की गिरफ्त में है। इसकी तमन्ना पूरी हो गई। इसे इतना घमंड था कि ये कुछ भी कर लेगी और पुलिस हाथ पर हाथ धरी बैठी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब पुलिस का शिकंजा कसा तो सोशल मीडिया पर चीखने वाली हीर खान के मुंह से आवाज नहीं निकली। हम आपको करतूतों के ऑडियो तो नहीं सुना सकते, लेकिन इस महिला की पूरी कहानी आपको बताएंगे। इसके पीछे कौन है, किसके इशारे पर काम करती है, बेरोजगार होने के बाद भी पैसे कहां से लाती है, क्या पाकिस्तान से भी इसका ताल्लुक है, क्या दुबई से भी कोई मदद करता है, या अकेले ये देश में जहर फैलाने के लिए निकली थी। मेरे गणपति की आग लगा देंगे मीडिया की, तुम्हारी, तुम हमारे इस्लाम गाली दोगे। हम सेकुलरिज्म निभाई, सेकुलरिज्म की भाईचारा निभाने वालों की, और साथ में उनकी कहते हैं। एफआईआर दर्ज हुई थी, उसके बाद जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुआ था उसके आधार पे उसमें कुछ धाराओं की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें कि देशद्रोह के साथ अन्य धाराएं लगाई गई हैं। 153 ख और तमाम अन्य धाराएं जोड़ी गई हैं तहकीकात के आधार पर। इसके अलावा सोशल मीडिया और अन्य जो भी प्लेटफॉर्म्स थे जहां वो एक्टिव थी, उसको पुलिस पूरा इन्वेस्टिगेट कर रही है कि वहाँ कौन कौन ऐसे लोग थे जिनसे ये जुड़ी हुई थी। गिरफ्तार कर पुलिस उसके बारे में पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है। उससे पूछा जा रहा है कि आखिर किसके कहने पर वो ऐसा कर रही थी, कौन उसे हिंदुओं को गाली देने के लिए कहता था, क्या इसके लिए उसे पैसा मिल रहा था या आतंकियों से प्रभावित होकर वो ऐसा कर रही थी। क्यों इस मामले की एटीएस और सुरक्षा एजेंसियां जांच करेंगी, ये भी बड़ा सवाल है। क्या हीर खान का आतंकियों से था संबंध?
क्या आतंकी संगठनों के इशारे पर काम कर रही थी हीर खान? क्या देश में नफरत फैलाने के लिए ऐसी लड़कियों का किया जा रहा है इस्तेमाल? ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जल्द सामने आना चाहिए। फिलहाल पुलिस को 5 दिन की रिमांड मिल गई है। 5 दिन में पुलिस हर पहलू की जांच करेगी और सबसे बड़ी बात यह है कि अब एटीएस और सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की जांच करेंगी। लेकिन इसने जो इनके साथी थे, जिनके प्रेरणा से ये कार्य कर रही थी, या जो लोग इसको कमेंट्स कर रहे थे, इसको मोटिवेट कर रहे थे, उन सारे लोगों से पूछताछ की जानी, उन सारे लोगों के ठिकाने, उनके जो सोशल मीडिया पे पोस्ट हैं, उन सारे का अध्ययन करना है। और उसमें हमारी इंटेलिजेंस की टीम, हमारी एटीएस की टीम और सिविल पुलिस, LIU, ये सारी टीमें मिलकर काम कर रही हैं। सोशल मीडिया पर हीर खान बनकर हिंदू देवी देवताओं को गाली देने वाली इस महिला का असली नाम है सना। इसके दिलो दिमाग में सिर्फ नफरत भरी है। इसका काम सिर्फ हिंदू देवी देवताओं को गाली देना है। और ये भारत के एक और टुकड़े करने के लिए खुलेआम मुहिम चलाती है। इतनी ही नफरत करते हो मोदी, इतनी ही नफरत करते हो योगी, तो क्यों नहीं हिंदुस्तान का दोबारा बंटवारा क्यों नहीं कर देते? हिंदुस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दो, एक मुस्लिमस्तान, एक हिंदुस्तान। सबसे हैरानी की बात यह है कि इसे सोशल मीडिया पर काफी लोग देखते हैं और उसकी नफरती भाषा को पसंद भी करते हैं। अब मारेंगे और मर जाएंगे। जागो मुसलमानों, मेरे मुसलमान के शेरों, मेरे मुसलमानों की शेरनियों, जागो जागो। हीर खान उर्फ सना प्रयागराज की खुर्दाबाद थाना क्षेत्र के नुरुल्लाह रोड इलाके में रहती है। काफी समय से ये हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपशब्द बोलती रही है। ये वीडियो बनाकर YouTube पर अपलोड करती थी और हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने की कोशिश करती थी। पुलिस को शक है कि इसके तार किसी आतंकी समूह या नफरत फैलाने वाले लोगों से जुड़े हो सकते हैं। पुलिस इसके पाकिस्तान और दुबई कनेक्शन भी खंगाल रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया और अन्य जो भी प्लेटफॉर्म्स थे जहां वो एक्टिव थी, उसको पुलिस पूरा इन्वेस्टिगेट कर रही है कि वहां कौन कौन ऐसे लोग थे जिनसे ये जुड़ी हुई थी, और शायद कोई ब्रेन वॉश का अगर काम कर रहा था या कोई भड़काने का काम कर रहा था तो वो लोग कौन हैं। इसके अलावा अन्य जितने भी पहलू हैं इसमें, उन सभी पहलुओं पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसमें कई तथ्य प्रकाश में आए हैं कि देश के बाहर के भी कुछ लोगों से जुड़ाव था, लेकिन अभी तक जो प्रकाश में आया वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही था। पुलिस हीर खान के लैपटॉप और फोन की जांच कर रही है। एक मोबाइल नंबर की पड़ताल की जा रही है। सोशल मीडिया पर किससे जुड़ी थी उस पर भी नजर है। लेकिन हीर खान के फ़ोन डिटेल्स, उनके लैपटॉप के में जो डिटेल्स अवेलेबल हैं, उनके सोशल साइट पर जो डिटेल्स अवेलेबल हैं, जो आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है, इसके आधार पर पुलिस आगे की विवेचना बढ़ा रही है। हीर खान बेरोजगार महिला है। पुलिस ने जब पूछा कि आखिर जीवन यापन के लिए वो पैसे कहां से लाती है, तो उसने अपने मामा का नाम लिया। क्योंकि इनका इनकम का कोई सोर्स नहीं था, घर में और कोई भी नहीं था जिसका इनकम का कोई सोर्स हो, तो ये प्रश्न तुरंत उठता है कि इनकी फंडिंग कहाँ से होती थी। प्रथम दृष्टया उन्होंने बताया कि उनके मामा हैं जिनकी कपड़े की दुकान है, वहाँ से उनको ये पैसे मिलते थे सपोर्ट के लिए। तो इस बात की भी तहकीकात पुलिस कर रही है कि वो फंडिंग वहाँ से होती थी या कोई और भी माध्यम थे या ऑनलाइन कोई माध्यम था फंडिंग का। हीर खान 2 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर रहेगी और इस दौरान पुलिस उसके संबंधों की पड़ताल करेगी और सख्ती से पूछताछ भी करेगी। हीर खान को लगता था कि पुलिस उसका कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन अब उसकी मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। और कोर्ट ने 5 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड दिया है, तो उसमें हमारी एटीएस की, हमारी इंटेलिजेंस की, IB की सारी टीमें लगी हैं। और जो इनसे लिंक में थे उनका क्या रोल रहा है, उन्होंने किस तरह के वीडियो लोड किए हैं सोशल मीडिया पे, उनके क्या फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज हैं, इन सब पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये पुलिस कस्टडी रिमांड मिला है। और जब इनकी बेल का प्रयास होगा तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत भी इनके विरुद्ध कार्रवाई पे जैसे एविडेंस होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। समाज में अगर जहर घोलने वाले ऐसे कई अराजक तत्व मौजूद हैं, पुलिस को चाहिए कि एक टीम बनाकर ऐसे लोगों की पहचान करे और उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दे। इन्हें खुला छोड़ना देश के लिए ठीक नहीं होगा। ये देश में जहर बो रहे हैं।
न्यूज 18 के लिए प्रयागराज से सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। हीर खान को जब पुलिस ले जा रही थी, उस वक्त पत्रकारों ने पूछा कि क्या उसे अपने किए पर पछतावा है, तो उसने कहा कि उसने किसी के जवाब में ये वीडियो पोस्ट किए थे। हालांकि उसकी बातें साफ नहीं हो पाई। कोई पछतावा है तुमको इसमें? सर हमने रिप्लाई में दिया है, नरसिंह वानी अंकुर आर्या की वजह से। बलरामपुर के रहने वाले आतंकी यूसुफ को लेकर भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि यूसुफ कई लोगों को लेकर अफगानिस्तान स्थित आतंकी कैंप में जाने वाला था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आखिर अफगानिस्तान में ऐसा क्या हुआ कि यूसुफ का प्लान फेल हो गया और वो बलरामपुर से किसी अपने साथ ले जाने के लिए पासपोर्ट उसने बनवाया था। अब इन सब की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आतंकी यूसुफ खान पर बड़ा खुलासा। जैसे जैसे शिकंजा बढ़ता जा रहा है, आतंकी अपने राज उगलता जा रहा है। बताया जा रहा है कि आतंकी यूसुफ खान के दिल में और कई राज हैं, जिसे सुरक्षा एजेंसियां बाहर निकालने में जुटी हुई हैं। फिलहाल सबसे बड़ा खुलासा यह है कि यूसुफ खान उर्फ मुस्तकीम हिंदुस्तान पर हमला करने के बाद देश छोड़ने की फिराक में था और इसके लिए उसने पूरी तैयारी की हुई थी। साल 2010 में दुबई से लौटने के बाद सोच बदल गई थी। मुस्तकीम आतंकियों से मिलने जुलने लगा था और हिंदुस्तान छोड़ने के लिए साल 2017 में पूरे परिवार का पासपोर्ट बनवा लिया था। पत्नी और बच्चों के साथ अफगानिस्तान भागने की फिराक में था, लेकिन अफगानिस्तानी हैंडलर के मारे जाने के बाद उसने अपना प्लान चेंज कर दिया। अबू हुज़ैफा पाकिस्तानी लास्ट ईयर ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया अफगानिस्तान में, खुरासान में। तो उसके बाद जो नया अमीर था उसने इसको इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं पर लोन वुल्फ कैरी आउट करो, जैसे ISIS के दूसरे ऑपरेटिव यूरोप या दूसरे पार्ट ऑफ वर्ल्ड में करते हैं। और फिर दिल्ली, लखनऊ और बलरामपुर में घूमकर हिंदुस्तान की तबाही की तैयारी में जुट गया था। बताया जा रहा है कि इसकी मदद के लिए जकात के नाम पर बाहर से भी पैसे आते थे। आतंकी अबू यूसुफ की गिरफ्तारी के बाद नित नए खुलासे यहाँ पर हो रहे हैं। अभी जो 3 महत्वपूर्ण बिंदु निकलकर सामने आए हैं, उसमें पहला नंबर जकात का है कि जकात के पैसे आए, कहाँ से आए, कैसे उसके खाते में पहुँचे। यह एक बड़ी जांच का विषय है जिस पर इंटेलिजेंस कार्य कर रही है। इसके अलावा जो पासपोर्ट बनाए गए, वह पासपोर्ट कैसे बने, यह एक बड़ी जांच का विषय है, क्योंकि बलरामपुर ज़िला अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा में जितने भी पासपोर्ट बनते हैं उनका एक नियम और अलग कानून होता है। यहाँ पासपोर्ट बनाने के सख्त नियम और कानून हैं, लेकिन आखिर किसने यूसुफ की मदद की और कैसे पूरे परिवार के 6 लोगों का पासपोर्ट बनाया गया, इस बात की जांच की जा रही है। यही नहीं, पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि यूसुफ ऑनलाइन क्या मंगाता था और सामान खरीदने के लिए पैसे कहां से आते थे। 16, 19 और 26 अगस्त को अबू यूसुफ के घर पर ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए 3 सामान आते हैं। वो कौन से सामान हैं, किस लिए मंगाए गए थे और उनका क्या उपयोग किया गया था, यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो यहाँ की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट से लेकर के बड़ी जांच एजेंसियों को अभी सामने लाना है। आतंकी यूसुफ खान की पत्नी ने सफाई दी है कि उसे नहीं पता कि वो क्या करते थे, लेकिन घर का खर्च चलाने के लिए एक दुकान है, उसी की कमाई से घर चलता था। पैसा घर का भी घर से चलता था, कुछ मेरी बहन वगैरह देती थी, अम्मी देती थी, उनके भाई मामू दे देते थे। ज़्यादा पैसा नहीं देते थे, बस वही खर्चा के लिए देते थे, तो उसी में से थोड़ा थोड़ा करके एक इकट्ठा नहीं लाए थे कि इकट्ठा इतना सामान ले आए थे, थोड़ा थोड़ा करके ले आते थे। वही खर्चे वर्चे में से थोड़ा थोड़ा काट के इधर उधर करके लाते थे। दुकान कॉस्मेटिक की दुकान तो खोले हैं, मेरे बहन लोगों ने मिलकर खुलाया है। इनके पास इतना पैसा नहीं था कि दुकान खोल सके, ना घर वालों की तरफ से इतना मतलब था कि वो देकर खुलवाएं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। लश्कर के आतंकी को केंद्रीय जांच एजेंसी NIA ने गिरफ्तार कर लिया है और आतंकी का नाम है डॉक्टर सबील अहमद, जिसे सऊदी अरब से दिल्ली लाया गया है। आतंकी संगठन अल-कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक आतंकी को सऊदी अरब से भारत लाया गया और यहाँ लाने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी NIA ने औपचारिक तौर पर उसे
गिरफ्तार कर लिया है। और साल 2007 में इंग्लैंड स्थित ग्लासगो एयरपोर्ट पर जो आतंकी हमला हुआ था उसमें इसकी भी भूमिका थी और इस मामले में उसे 18 महीने की कैद भी हुई थी। उसके बाद वहाँ से कैद से बाहर निकलने के बाद वो बेंगलोर आया। बेंगलोर में रहने के बाद उसके बाद देश के कई जगहों पे वो घूमा और उसके बाद यहाँ से वापस फिर वो सऊदी अरब चला गया और सऊदी अरब में रह रहा था। इस मामले में अगर सबील अहमद की बात करें तो उसका एक रिश्तेदार जिशान जो है उसकी गिरफ्तारी पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर चुकी है और जिशान जो है वो भी अलकायदा से जुड़ा हुआ आतंकी बताया जा रहा था। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले में विस्तार से पूछताछ की जा रही है कि सबील अहमद किन किन आतंकियों के संपर्क में रहा, किस तरह से आतंकी वारदात को अंजाम दे रहा था और किस तरह से विदेश में रहकर भारत विरोधी गतिविधियों को चला रहा था। इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी NIA विस्तार से पूछताछ कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम निभा रहे हैं अपना फर्ज, हर खबर आप तक पहुंचाने की अपनी जिम्मेदारी। घर पर रहकर कोरोना के खिलाफ जारी जंग में आप दीजिए हमारा साथ। देखते रहिए अपना उत्तराखंड। परिवार सा है अपना देश, सभी हैं रिश्तेदार, कुछ पास कुछ दूर, कुछ सबसे कोसों दूर। रिवायत सी है सबकी खैरियत जानना, सबकी नजरों से ओझल हैं जो उनकी खबर छानना। इसलिए देखता हूं न्यूज़ 18 इंडिया। पहुंचे वहां कोई न पहुंचे जहां, दिखाए वो कोई दिखाए न जो। अब तो घर में बैठना आसान नहीं है, पर सच ये भी है कि जान है तो ही जहान है। आप खामोशी से करते रहिए कोरोना पर वार। महाबहस में होगी सवालों की बौछार एविडेंस बेस्ड के आदेश पर, जिनको कोई मतलब नहीं। आप धोते रहिए अपने हाथ, एक भी सामने नहीं आया इसके खिलाफ जाकर खड़े हो रहे। मैं लड़ता रहूंगा सिस्टम के साथ। पुलिस जो काम कर रही है वो किसके आदेश पर? वो हमला कर रहे डॉक्टर पर। हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम साथ साथ लड़ेंगे। महाबहस सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर। कोरोना पर दिन भर 100 आंकड़े, 100 खबरें, 100 बातें, लेकिन रात 8 बजे सिर्फ 100 बात की एक बात। न्यूज़ 18 इंडिया पर। स्टूडियो से, सड़क से, राजस्थान के कोने कोने से, घर से बाहर हम निभा रहे हैं अपना फर्ज। हर खबर आप तक पहुंचाने की अपनी जिम्मेदारी। घर पर रहकर कोरोना के खिलाफ जारी जंग में आप दीजिए हमारा साथ। देखते रहिए हमारो राजस्थान। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा, खबरों का शतक। कोरोना से प्रदेश की लड़ाई की ताजा जानकारी रोज सुबह शाम। कोरोना 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान हो आंखें। दुश्मन आतंकी भेजता है और हमारे जवान उन आतंकियों को मौत के रास्ते पर भेजते हैं। पुलवामा में एक बार फिर से आतंकियों ने सेना पर हमला किया, जिसके बाद सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला, आतंकियों को ठिकाने लगा दिया। लेकिन इन सब के बीच हमारा एक जवान शहीद हो गया।
पुलवामा में जो जवान शहीद हुआ उनका चुका है, तो परिवार वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आया था 6:45 बजे मेरे पास कि तुम्हारा लड़का ऐसे ऐसे आतंकवादियों की मुठभेड़ में शहीद हो गया है। मुझे दुख इस चीज़ का है कि ठीक है, उसने अपनी ड्यूटी निभाई है जितना उससे हो सकता था। ये शीशपाल शर्मा है, खुद सेना से रिटायर्ड हैं। सबसे पहले इन्हीं के पास खबर आती है, लेकिन पिता तो सेना में रह चुके हैं, इसीलिए उन्होंने अपने आप को किसी भी तरह समझा लिया। लेकिन माँ और परिवार के बाकी लोगों का क्या? माँ तो आखिर माँ है, उसे कैसे समझाए कि अब उसका लाल भारत माता के लिए अपनी जान न्यौछावर कर चुका है। कॉल आई थी 7:15 बजे जी कि आप प्रशांत के कौन बोल रहे हो? बड़े पापा जी के पास फ़ोन था कि मैं उनके बड़े पापा जी बोल रहा हूँ, कह रहे पापा से बात करो हमारी। तो पापा जी ने बात की, बोला कि तुम्हारा लड़का रात शहीद हो गया। ये 30 साल 2017 में हुई थी। महज 22 साल के ही थे, अभी शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन घर वालों ने शादी की तारीख जरूर तय कर दी थी। इसी साल दिसंबर में प्रशांत की शादी होनी थी, लेकिन इससे पहले कि सिर पर सेहरा सजता, भारत माता के इस लाल ने सिर पर कफन बांध लिया। और हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें जारी हैं।